ये तो होना ही था। जब एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा एक तर्कहीन नीति द्वारा शासित होता है और नौकरशाहों की एक सेना के माध्यम से नियंत्रित होता है तो बड़े अनुपात का एक घोटाला लगभग इनेविटेबल है। और इसके अलावा चीनी शक्ति और धन के सार को भी जोड़ती है। और मार्च में एक संभावित घोटाले की पहली झलक बाजार में आई जब मार्च की शुरुआत में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स के लिए चीनी को ओपन जनरल लाइसेंस ऑल्सो कॉल्ड ओजीएल पर रखने की सरकार के फैसले ने कई सारे लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रूप से आया था और ये आयात की आवश्यकता की पहली स्वीकृति भी थी। एंड अ कॉन्ट्रैडिक्शन, क्योंकि जनवरी तक आधिकारिक बयान ये थी कि चीनी का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा और सरकार के इस फैसले के कारण चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती गई। राजधानी के रिटेल स्टोर्स में चीनी जून के पहले सप्ताह में 18 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई, जो पिछले साल सितंबर में 12.5 रुपये की थी। वहीं डिमांड में कमी को पूरा करने के लिए और चीनी की आयात में देरी होने के कारण कस्टमर्स को ये अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा। और पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में $280 से $360 प्रति टन फ्री ऑन बोर्ड की बढ़ोतरी ने मामला को बदतर बना दिया। सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में पैसा किसने कमाया। अगर भारतीय उत्पादक मई और जून के लिए प्रति किलो 2 रुपये अतिरिक्त कमा रहे होते तो उन्हें खुले बाजार में 11 से 12 लाख टन की बिक्री के आधार पर 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ होता। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भी चीनी की जमाखोरी और अधिक कीमतों पर बेचने से अधिक फायदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर्स जो पिछले नवंबर से ही जानते थे कि भारत को भारी मात्रा में आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उन्होंने वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 250 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा कमाया। एंड नॉट टू मेंशन द इंडियन इंपोर्टर्स, जिन्होंने ओजीएल के फैसले के बारे में पूर्व ज्ञान के साथ मार्च में कम कीमतों पर चीनी का एग्रीमेंट किया और लगभग 150 करोड़ रुपये कमाए। वहीं राष्ट्रीय खजाने को 650 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 150 करोड़ रुपये वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण हुई और बाकी का राशन की दुकानों के माध्यम से चीनी बेचने के लिए सब्सिडी के रूप में जाना था। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत में उद्योग को काफ़ी हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 40% सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन की दुकानों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और शेष बचे हुए 60% को खुले बाजार में बेचा जाता है। लेकिन किन कारणों से ये घोटाला हुआ और स्थानीय कीमतों में उछाल आया? और वहीं चीनी की प्रोडक्शन की कटौती में मुख्य रूप से 4 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, गन्ने के गुण ऑल्सो कॉल्ड जैगरी एवं खंडसारी यूनिट्स में परिवर्तित करना। नंबर 2, चीनी के इंपोर्ट्स में मिनिस्टर्स और नौकरशाही का मिलकर तालमेल। नंबर 3, ओपन मार्केट में चीनी के रिलीज में कमी और फिर देरी। नंबर 4, विशेषज्ञों का कहना है कि संकट 1991-92 में स्पष्ट था। ये वह वर्ष था जब भारत ने सरप्लस चीनी का उत्पादन किया था, जब 115 लाख टन की मांग के मुकाबले उत्पादन 134 लाख टन का था। सीमित स्टॉक रखने की क्षमता होने के साथ चीनी को बाजार में कम कीमत पर डंप कर दिया गया, जिससे कीमतों में तेजी से गिरावट आई। और जब भारत ने निर्यात करना शुरू किया तो वहाँ भी कीमतें गिर गई, जिससे भारतीय उद्योग को नकदी की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे किसानों को भुगतानी नहीं कर पाए और जिसके कारण बकाया 700 करोड़ रुपये तक जमा हो गया। अगर भारत सरकार के पास सरप्लस प्रोडक्शन को कैसे संभालना है, इस पर एक पॉलिसी होती तो इस समस्या को रोका जा सकता था। और बाद में इन सब का एक बड़ा परिणाम आया। अगले साल कई सारे किसान अन्य फसलों में स्विच हो गए और फिर उस साल मोलास का मिसमैनेजमेंट और गुण नियंत्रण आदेश की अनारी हैंडलिंग ने समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। वहीं सिरे शराब और अल्कोहल आधारित केमिकल इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर मूल्य और वितरण नियंत्रण को हटाने का केंद्रीय आदेश पिछले साल जून में ही पारित किया गया था, जिसके कारण बाई प्रोडक्ट्स आइटम्स की कीमतों में 15 गुना ज़्यादा की वृद्धि हुई थी। वहीं सीरे की कीमत बढ़ गई क्योंकि चीनी इकाइयाँ अपनी कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। फिर अल्कोहल यूनिट्स के दबाव में आकर सरकार ने सीरे पर अपना आंशिक नियंत्रण लगाने का फैसला किया, जिससे खुले बाजार की कीमतों में 1500 रुपये प्रति टन की कमी आई। सीरे के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर अवैध डिस्टिलरीज उसके बजाय गुड़ का उपयोग करने के लिए मजबूर हो गए
और वहीं गुड़ इकाइयों ने गन्ना किसानों को चीनी इकाइयों द्वारा की गई पेशकश की तुलना में अधिक रकम का भुगतान किया, जिससे बाजार तंत्र काम कर गया और गन्ने को जल्द ही गुड़ और खांडसारी उत्पादकों की ओर मोड़ दिया गया। और फिर जनवरी तक स्थिति खतरनाक अनुपात में पहुंच गई थी। खाद्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पत्र लिखा, जहां ये डाइवर्जन सबसे अधिक था। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 24 जनवरी को उत्पादन के भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए गुड़ नियंत्रण आदेश लागू किया, लेकिन किसानों द्वारा प्रोटेस्ट के बाद 8 फरवरी को आदेश वापस ले लिया गया। इसका ये प्रभाव पड़ा कि लगभग 80 लाख टन गन्ना को डाइवर्ट कर दिया गया और 8 लाख टन चीनी का उत्पादन खो गया था। वहीं मई में खाद्य मंत्रालय ने अपनी खुद की एक छोटी सी खेयोस को जोड़ा, जब महीने के लिए फ्री मार्केट में रिलीज अप्रैल में 5.6 लाख टन की तुलना में 4.75 लाख टन कर दी गई थी, जबकि ऐसे समय में अधिक सप्लाई के साथ कीमतों को सीमित रखने की आवश्यकता थी। सोचा गया था कि आयात से बाजार की मांग अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आंशिक रूप से क्योंकि आयात डगमगा गया था और पार्टली क्योंकि बारिश ने मैंगलोर और गोवा के पश्चिमी बंदरगाहों को बंद कर दिया था, जिसके कारण अनलोडिंग में देरी हो रही थी। और अगर सरकार चीनी आयात करने के लिए जल्दी कदम उठाती तो बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सकता था। बजाय निर्णय में कई गड़बड़ियों के कारण देरी हुई, जो केवल इनकॉम्पिटेंस या मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच अहंकार के टकराव से नहीं समझाया जा सकता है। इस विवाद की उत्पत्ति पिछले साल 3 सितंबर को हुई राज्य के चीनी सचिवों की बैठक से हो सकती है, और उस बैठक में आगामी वर्ष के लिए चीनी का उत्पादन 106 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था। और फिर प्लानिंग कमीशन के 120 लाख टन की डिमांड का अनुमान को देखते हुए खाद्य सचिव AC सेन ने 15 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान लगाया। उन्होंने कैबिनेट सचिव जाफर सैफुल्लाह से मुलाकात की और नवंबर में राई को चीनी का आयात शुरू करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राय ने इन शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और उनका कहना था कि हम पिछले साल की तुलना में नवंबर और दिसंबर में अधिक उत्पादन कर रहे थे, तो आप कमी का अनुमान कैसे लगा सकते हो। राय ने 2 चीनी निकाय द इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के साथ इसका समर्थन किया, जो उद्योग का 45% का प्रतिनिधित्व करता था, और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, जो बाकी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय था। इंपोर्ट में देरी करने में राय का असली मकसद क्या था और क्या वो इंडस्ट्री के इशारे पर काम कर रहे थे। राय इस तरह के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार करते हैं, लेकिन ये देखने के संकेत थे कि राय और इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन वास्तव में करीब थे। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन द्वारा राय की पैरवी करने के बाद राय ने उत्तर प्रदेश सरकार को गुण पर नियंत्रण के लिए एक पत्र लिखा। जब ये काम नहीं किया तो खाद्य मंत्रालय ने 13 मई को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक नोटिफिकेशन के माध्यम से गुड़ भंडारण पर नियंत्रण लगा दिया, जिससे 250 क्विंटल से अधिक गुड़ का स्टॉकिंग करने से रोका जा सका। इस्मा लगातार पर्याप्त उत्पादन का अनुमान लगा रहा था। पिछले साल सितंबर में इसका अनुमान 112 लाख टन का था, जिसे फरवरी में 105 लाख टन कर दिया गया, और जब विवाद बढ़ रहा था तो इस्मा का कहना था कि कुल चीनी उत्पादन केवल 94 लाख टन होगा। तो क्या खाद्य मंत्री को इस्मा के इन अनुमानों पर विश्वास करना चाहिए था? हालांकि राय की दलीलें कैबिनेट सचिव से मेल नहीं खाती और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस ऑल्सो कॉल्ड CCP की एक बैठक 15 दिसंबर को बुलाई गई थी, जहां राय ने बैठक में अपनी बात रखी और कहा कि वो 6 सप्ताह के लिए स्थिति का जायजा लेना चाहेंगे, इससे पहले कि वो इंपोर्ट के लिए कोई डिसीजन ले। और इसी बीच 15 दिसंबर तक लंदन के बाजारों में फ्री ऑन बोर्ड की कीमतें $286.5 प्रति टन पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले महीने $279.5 थी। 15 दिसंबर और 8 मार्च के बीच आयात करने का कोई डिसीजन नहीं आया और 29 जनवरी को होने वाली CCP बैठक रद्द कर दी गई और फाइनली 8 मार्च को मीटिंग आयोजित की गई। उस समय तक लंदन स्पॉट मार्केट रेट $337 प्रति टन पर पहुंच गई थी। और इन सब को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं है कि घोटाले के लिए मंच तैयार किया जा चुका था। और आज के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा क्योंकि वीडियो टर्न आउट टू बी अ लॉन्ग वन, सो आई डिसाइडेड टू मेक इट इन 2 parts. And with that said, I'm taking a leave. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all.